नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा अरोड़ा दिव्य द इनसाइट में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, जिसके अंदर हमने पीछे चर्चा 2 क्लासेस में कर चुके हैं। हमने जेंडर की अवधारणा की बात की, हमने लैंगिक की अवधारणा और उसके अंतर की बात की। तो इन सब जो पीछे कक्षा में जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक जो हमारा है पिट्रेसी, पितृसत्ता। पितृसत्ता की भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछली कक्षा में किया था। अगर मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो पितृसत्ता क्या है? तो यहाँ पे हम बात करें पितृसत्ता। पितृसत्ता यानी जिस ऐसा समाज जहाँ पे नियम बनाने वाला, जहाँ पे सपरिवार को पहचान देने वाला, जहाँ पे परिवार का मुखिया के रूप में अगर किसी की पहचान हो रही है तो वो पिता की पहचान हो रही है, पुरुष की पहचान हो रही है, पुरुषोत्तम समाज की, यानी जो समाज को लीड कर रहा है, समाज को आगे बढ़ा रहा है, वो पुरुष है। और उसी व्यवस्था को पितृसत्ता व्यवस्था कहा गया। पितृसत्ता व्यवस्था में यानी जो मेन घर के कायदे कानून नियम का लागू जो करने हैं, या समाज के अंदर जो नियम कायदे कानून बने, वो बनाने वाला कौन है? अभी पुरुष है। पुरुष के अनुसार ही क्या नियम कायदे कानून लागेंगे। सो घर के अंदर जो सबसे बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं वो पुरुष करता है। समाज के अंदर बड़े बड़े फैसलों के अंदर योगदान किसका है? पुरुष का है। समाज के अंदर बड़े बड़े कार्य करने वाला कारकर्ता कौन है? पुरुष है। तो ये सब जो चीजें हैं ये किस व्यवस्था को दर्शाता है? पितृसत्ता को दर्शाता है। पिछली कक्षा में हमने पितृसत्ता के साथ साथ हमने चर्चा की थी बहुपत्नी व्यवस्था की। बहुपत्नी व्यवस्था में जब हमने पिछली कक्षा में जब चर्चा की तो उस चर्चा में मैंने आपको बताया था कि आज के समय मोनोगेमी यानी जो हमारे देश में कानून है, हिंदू समाज, हिंदू एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति जो है 2 विवाह नहीं कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन पहले समाज में क्या होता था कि एक पुरुष जो है, जहाँ पे उसकी पावर ज्यादा है, उसके पास पैसा है, तो एक पुरुष के साथ कई महिलाओं के विवाह होते थे। राजे महाराजे हमने देखे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लिए, संबंध बनाने के लिए, चाहे राजनीति के लिए, कई विवाह राजनीति कारक के कारण से हुए। तो ये जो अपनी पहुंच आगे बढ़ाने के लिए भी विवाह होते थे। तो ये बहुपत्नी व्यवस्था है, यानी एक पुरुष के साथ कई महिलाओं का विवाह। तो ये व्यवस्था भी हमने देखी है। ये भी एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही दर्शाता है। लेकिन ये इसके कई कारण है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जो मुख्य कारक है आज हम चर्चा कर रहे हैं उनकी। कौन कौन से कारक है? पितृसत्ता व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले संस्थाएं कौन कौन सी है? मुख्य रूप से वो संस्थाएं, नंबर 1 परिवार। मुख्य रूप से परिवार जो है ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। हमारे परिवार का मुखिया कौन है? पुरुष। हमारे घर के बाहर, परिवार के, समाज के अंदर बाहर नेम प्लेट किसकी लगी हुई है? मैं पिछली तीनों कक्षाओं में इस बात की चर्चा कर चुकी हूँ। बाहर नेम प्लेट लगी है, वो पुरुष के नाम की। हम बाहर अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तब हम ये कहते हैं कि हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारा यानी हमारी पहचान किससे है? हमारे पिता से। एक महिला की पहचान किससे है? शादी से पहले अपने पिता से और शादी के बाद अपने पति के नाम से। तो ये क्या है? परिवार। परिवार में मुखिया पुरुष, नियम बनाने वाला पुरुष, सभी कार्यकर्ता पुरुष। जब हमारे मेन कामगार, कमाने वाला कौन है? जी पुरुष है। तो घर के अंदर जो भी कोई व्यवस्था, यानी कोई जमीन लेनी है, कोई जायदाद बनानी है, कोई बड़ा काम करना है, कहीं खर्चा करना है, तो वो कौन करेगा? वो पुरुष करेगा। किसकी मर्जी से होगा? जी पुरुष की मर्जी से होगा। वो कार्य किसका है? पुरुष का। तो ये मुख्य रूप से घर के अंदर नियम कायदे कानून, घर में घर चलेगा किसके नियम से? वो पुरुष के नियम से। तो मुख्य व्यवस्था यानी पितृसत्तात्मक। आगे धर्म, हमारा धर्म भी इसी चीज को दर्शाता है। परिवार जो है वो समाज का प्रतिबिंब, समाज का प्रतिबिंब, और उसके अंदर धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। धर्म ये बताता है कि जो पुरुष है वो आगे चलने वाला है, महिला जो है उसके पीछा करने वाली, उसके कदमों का अनुगमन करने वाली।
अनुसरण करने वाली, पुरुष अर्धांगिनी के रूप में जो कार्य पुरुष कर रहा है उसका साथ देने वाली महिला। तो धर्म ये कहता है कि पुरुष, महिला जो है घर परिवार छोड़कर कौन आई? महिला। कहीं ऐसा देखा है कि भी पुरुष है जो वो घर छोड़ के महिला के घर जाके रहने लग गया? नहीं। घर छोड़ के कौन आ रही है? महिला। अपना परिवार, अपना घर, अपना समाज सब छोड़कर, अपना सरनेम तक छोड़कर कौन आई? महिला। कहाँ एडजस्ट हो रही है? पुरुष के घर में एडजस्ट हो रही है, उसके अनुसार चल रही है। तो ये व्यवस्था कहाँ से स्थापित हुई है? व्यवस्था धर्म से स्थापित है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संस्थाएं, फिर वही बात, कमाने वाला कौन है? जी पुरुष है। कमाने वाला कौन है? पुरुष है। आर्थिक रूप से स्ट्रोंग भी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही स्ट्रोंग है और उसी की सत्ता चलेगी। मुख्य रूप से बात सिर्फ इतनी सी। कमाने वाला कौन है? जी पुरुष। समाज में बाहर कमाने के लिए जा कौन रहा है? पुरुष। मुख्य रूप से कौन जा रहा है? हम बात सहयोगी की नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से कौन जा रहा है? पुरुष। पहचान किसकी है? पुरुष की। तो वो आर्थिक रूप से परिवार को व्यवस्था देने वाला कौन है? जी पुरुष। आर्थिक संस्थाएं देने वाला कौन है? पुरुष। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये किसके द्वारा दी जा रही हैं? पुरुष के द्वारा। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था पितृसत्ता की ओर बढ़ावा देने वाली है। राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं, ये संस्थाएं भी हमारे राजनीति के अंदर, चाहे 50% शेयर हम महिलाओं का है, लेकिन क्या 50% महिलाएं सत्ता में आती है? नहीं आती। तो उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राजनीतिक व्यवस्था और ये संस्थाएं ही क्या कर रही हैं? ये इस व्यवस्था, पितृसत्ता व्यवस्था को अग्रणी बना रही हैं। चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं हो, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये दर्शाती हैं भी राजनीति व्यवस्था में सत्ता तक पहुंच किसकी है? पुरुष की। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, सत्ता तक पहुंच किसकी है? पुरुष की। अग्रणी कौन है? पुरुष। लेकिन महिला क्या है? उसके पीछे, उसके काम साथ देने वाली, उसका अनुगमन करने वाली, उसका समर्थन करने वाली, उसके पीछे चलने वाली। महिला क्या है? उसका एक सहयोगी। पुरुष की एक सहयोगी के रूप में कार्य कौन करती है? राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई संस्था हो, कोई भी संस्था हो, वहां काम कौन करती है? महिला एक सहयोगी के रूप में कार्यरत है। तो इस वजह से ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये क्या कर रही हैं? ये पितृसत्ता को बढ़ावा दे रही हैं। और आखिर में जनसंचार, जनसंचार माध्यम, हम ये एक, जितने भी जनसंचार में अगर हम पुराने तत्वों की बात करें तो टीवी आ गया, रेडियो आ गया, आज के समय में फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया। बेसिकली क्या आ गया? सोशल मीडिया। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? जी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जो आज के समय में सबसे आसानी से हर किसी की पहुंच तक उपलब्ध है, सबकी पहुंच में आती है। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है एक व्यवस्था स्थापित करने में। आपको कोई भी कार्य करना है और आप सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़े, तो उसको प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतर जाए, आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये कई गलत चीजों को भी बढ़ावा देते हैं और कई सही चीजों को भी बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया में पहले मजाक, अधिकतर महिलाओं पर मजाक हुआ करते थे, छोटे छोटे, कि भी महिलाएं जैसे ताना मारे पत्नियों पर, अधिकतर पत्नियों पर, कि भी पत्नी ऐसी है, पत्नी वैसी। तो वो एक तरह से एक सिंबल सा आ गया। क्या आ गया? एक सिंबल आ गया कि भी महिलाएं जो है ना, वो सिर्फ है ना विरासत रोकने का, या वो सिर्फ पैसों के लिए। तो ये जो छोटे छोटे मजाक, वो भी एक इस तरीके का महिलाओं के ऊपर जो छोटी छोटी कृतियां बन रही हैं, या जो टीवी सीरियल आ गए उसके अंदर महिलाओं के जो रोल दिखाए जा रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल दिखा रहे हैं, वो भी पार्ट प्ले करते हैं पितृसत्ता में। आप पुराने टीवी सीरियल देखो, उन सीरियल में महिलाएं क्या किचन में लगी हुई हैं, सज संवर रही हैं। कहीं भी बहुत कम ऐसे सीरियल या कोई ऐसी चीज निकल कर आती है जिसमें जो महिला है वो एक ऊंची उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रही है। नहीं तो ने महिला को किचन, घर, घर की राजनीति में उनका योगदान, घर में कैसे काम हो रहा है, गलत करना है, सही करना है, वो सब। और पुरुष मेन कार्यों में आगे।
तो वो सब चीज़ें सोशल मीडिया भी एक जो वो रोल प्ले आप दिखा रहे हो, उसी की एक इमेज के समाज के अंदर पड़ती जा रही है, या यूँ कहें कि समाज की इमेज को ही वो प्रदर्शित करते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसमें? पितृसत्ता व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में। एक बार फिर से हम देखें कि पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कौन-कौन सी हैं जी? परिवार, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाएं और जनसंचार माध्यम। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था से किस प्रकार मुक्ति मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पितृसत्तात्मक व्यवस्था से किस प्रकार मुक्ति मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक जो व्यवस्था चली आ रही है, हम उस व्यवस्था में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एक बात मानने वाली है कि परिवर्तन कभी भी अचानक से नहीं होता। अचानक से हुआ परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो अधिकतर गलत होता है। ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन शब्द धीरे 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 होने वाली प्रक्रिया है। अगर आज आप हम कितन मतलब सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अधिकतर चर्चा मिलेनियम जनरेशन की होती है। मिलेनियम जनरेशन कौन सी? वो जनरेशन जिनका जन्म जो है लगभग 90, 80, 81, 82, 83, 94 तक, 5 तक जिनका जन्म हुआ है, तो हम उस जनरेशन की वो बात करते हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बदलाव तेजी से होते हुए देखे हैं। लेकिन एक ऐसा बदलाव देखा है, लेकिन ये बदलाव उनके लाइफ के अंदर बहुत परिवर्तन लेकर आया। ये वो जनरेशन है जो इन्होंने टेलीफोन देखा है अपने घरों में, टेलीफोन लगते हुए देखा है क्योंकि उस समय फोन आए ही थे। आम जनता के लिए हर किसी के घर में फ़ोन नहीं हुआ करता था, सबके घरों में नहीं होता था, कुछ-कुछ के घरों में फ़ोन होता था। लेकिन एक ऐसा समय आया, 2000 की बात करें, 99 की बात करें या 98 की, तो लगभग हर किसी के घर में फ़ोन था और एसटीडी कॉल भी होती थी। लेकिन पहले 1980 की बात की जाए, 1985 की बात की जाए, तो हर किसी के घर में फ़ोन नहीं होता था। अगर फ़ोन होता था तो एसटीडी कॉल नहीं होती थी। फ़ोन आ सकता है एसटीडी कॉल से, लेकिन अगर आपको एसटीडी कॉल करनी है तो आपको पीसीओ पे या टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता था। ये वो जनरेशन है जिसने मोबाइल फ़ोन आते देखे हैं, जिसने नोकिया देखा है, जिसके हाथ में नोकिया आया है। ये वो जनरेशन है जो नोकिया टेलीफोन से, नोकिया और नोकिया से आज टच स्क्रीन के ऊपर आईएफ फ़ोन की तरफ आया है। तो इतने सारे जिस सिस्टम को परिवर्तन होते हुए देखने वाली जो ये जनरेशन है, ये परिवर्तन के रूप में देखा है। तो इस जनरेशन ने देखा कि ये परिवर्तन हुआ कैसे? इस जनरेशन ने काफ़ी सारे बदलाव देखे। तो मैं ये कह रही हूँ कि परिवर्तन जो है वो धीरे-धीरे होता है। हर चीज़ के अंदर अगर परिवर्तन चाहें, अगर ये कहें कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में से मुक्ति मिल जाए, तो ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा समय का और वक़्त का, लेकिन उसके साथ कार्य भी करना पड़ेगा। कार्य ये कि भी ये जहाँ पे पुरुष और महिला एक साथ कार्य कर सकें, वो माहौल लेकर आना पड़ेगा जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। वो समाज लेकर आना पड़ेगा जो महिलाओं की इज़्ज़त कर सके। वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पुरुष और महिला के कार्य की इक्वलिटी हो, उनके समान कार्य का वर्णन हो। यहाँ पे पुरुष को अगर आगे बढ़ने का, तो महिलाओं को भी बराबर का अधिकार हो आगे बढ़ने का। अगर पुरुष को कामगार कहा जाए या कमाने वाला कहा जाए, तो महिला भी कमाने वाले व्यक्ति में शामिल हो। अगर एक कपल के रूप में अगर महिला काम कर रही है और पुरुष घर पे रह रहा है, तो वो परिवर्तन उचित माना जाए, वो गलत नहीं माना जाए, तब जाके ये व्यवस्था पॉसिबल है, वरना ये व्यवस्था पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये समय, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये बात आ पाना ही, आज से अगर हम बात करें 50 साल पहले, तो ये बात की जाए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आज अगर ये बात लिखी आ रही है तो ये एक अच्छे परिवर्तन का ही संकेत है।
उसके बाद हम बात करते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की, जेंडर भेद। अगला नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं जेंडर भेद की, यानी जेंडर डिफरेंस। फिर से वही बात, लैंगिक भिन्नता। पिछली कक्षा के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं लैंगिक भेद की, लैंगिक भिन्नता की, ये कार्य की, लैंगिक भेद, जेंडर, जो कार्य समाज ने डिसाइड कर दिया कि भी ये काम जो है वो पुरुष का है और ये कार्य जो है महिलाओं का, यहाँ तक जाने का हद जो है वो पुरुष की है। मतलब पुरुष को स्वतंत्रता कि वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी भी स्वतंत्रता की एक सीमा है। वो घर का काम नहीं कर सकता, वो गिरेगा तो वो रो नहीं सकता, वो अपने दर्द को दिखा नहीं सकता, वो अपने संवेग प्रदर्शित नहीं कर सकता। वो घर का मुखिया है, वो पुरुष है, उसको हमेशा ताकतवर, स्ट्रोंग बनकर ही रहना होगा, वो कमजोर नहीं पड़ सकता। ये उसके ऊपर भी पाबंदी है, अगर वो कमजोर हो गया तो वो परिवार नहीं संभाल सकता। वही महिला के ऊपर भी पाबंदी है कि भी वो ये कार्य नहीं कर सकती, घर के बाहर नहीं जा सकती। आज के दिन अगर छूट मिली है कि भी हाँ भी घर के बाहर जा सकती है, देखिए आज के दिन पुरुष और महिला दोनों बराबर इक्वलिटी के साथ कार्य करते हैं। आजकल महिलाएं भी बराबर कमा सकती हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं एक महिला हूँ और मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हमारे संविधान के अंतर्गत मैं जो कार्य करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन सामाजिक रूप से एक महिला होते हुए अगर मैं बाहर कार्य करने जा रही हूँ और मुझे कार्य करने की परमिशन दी गई है, तो ये मेरे पति का भड़प्पन है, ये उनके महान आदर्श है जो अपने पत्नी को अपने बराबर कार्य करने की इजाजत देते हैं। आपसे सवाल, क्या मैं क्यों परमिशन ले रही हूं कार्य करने की? यही क्या है, जेंडर भेद। यही क्या है, समाज के अनुसार बनाया गया विभेदन कि भी अगर मुझे बाहर काम करने जाना है तो उसके लिए मुझे परमिशन की आवश्यकता है, तो मुझे स्वतंत्रता कहाँ मिली? देश आजाद होने के बावजूद आज भी महिलाएं जो हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं, और ये संघर्ष सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी है। एशिया के सभी लगभग देशों की अगर हम चर्चा करें तो सेम स्थिति है। महिलाएं काम कर रही हैं, काम करने बाहर जा रही हैं, और उनको ये आज़ादी पुरुषों के द्वारा दी गई है, पुरुषों के द्वारा दी गई है, तो ये उनका बड़प्पन है। महिला काम करने जाएगी ये उनकी मर्जी से, वो सहयोग देगी उनकी मर्जी से। यहाँ पे इसी तरीके से बचपन से लेके ये भेद जो आ रहा है, ये बचपन से सिखाया जा रहा है। एक दिमागी तौर पर यहाँ पे जो बात करें, दिमागी तौर पर जो शुरू से ही डाला गया पुरुष और महिला के अंदर भेद, उनके पहनावे के अंदर फर्क डाला गया, उनके बोलचाल में फर्क डाला गया, उनकी पसंद नापसंद में फर्क डाला गया। मुख्य रूप से ये जो भेद डाला गया, ये जेंडर भेद जो समाज के अनुसार बनाया गया। पुरुषों को पहचान मिलती है, परिवार को पहचान मिली किससे? पुरुष के नाम से। घर के बाहर नेम प्लेट लगी पुरुष की, कार्य करने का कामगार रूप से पहचान आके पुरुष की। अगर वो काम नहीं कर सकता किसी भी रीजन से तो महिला सहयोग के रूप में आती है। अगर उसमें दक्षता नहीं है तो भी उसको उस चीज में दक्ष होना पड़ेगा, उसे कमाना ही पड़ेगा, ये भी एक उसकी जरूरत है। यहाँ पे मैंने पहली बात की कि उसकी भी एक हद है, वो अपने संवेग नहीं दिखा सकता, वो कमजोर होकर भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता, उसे ताकतवर बनना ही होगा। ये किसका है? लैंगिक भेद, जेंडर डिफरेंस, जो किसके द्वारा बनाया गया? समाज के द्वारा। मैं बात करूं प्रकृति के अनुसार की,
तो पुरुष और महिला में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ना दिमागी तौर पर ना शारीरिक रूप में। जो परिवर्तन है वो सिर्फ प्रकृति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया परिवर्तन है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, बोलने का, काम करने का, आगे बढ़ने का, हंसने का, ये जो नियम कायदे कानून बनाए गए, ये किसके द्वारा बनाए गए? ये समाज के द्वारा। तो ये बात हुई किसकी? जेंडर भेद की। अब बात करते हैं मैन एंड वुमेन साइकोलॉजिकल एनालिसिस। स्त्री और पुरुष एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बहुत बड़ी बात है। जब इसका सीधा संबंध जेंडर भेद से, सोच कहां से आई? ये देखिए, यहां पे ये भी इससे संबंधित है। अगर परिवर्तन करना है तो शुरू से करना होगा, यानी जन्म से। अगर परिवर्तन साइकोलॉजिकली हो गया तो समाज में परिवर्तन मुश्किल नहीं। अगर साइकोलॉजिकली समाज में परिवर्तन हो जाए, समाज की सोच में परिवर्तन हो जाए, तो पितृसत्ता व्यवस्था से मुक्ति पाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे विश्लेषण करना पड़ता है। कैसे? बचपन से जब एक बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है, वो नहीं जानता कि वो उसका लिंग क्या है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले शायद वो बेहोशी की अवस्था में होगी या उठकर, क्या हुआ है, बेटा या बेटी? पहला सवाल। सोच मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की। समाज के अंदर सबसे मेन जरूरत स्त्री पुरुष एनालिसिस की यहीं से डेवलप हुई। अब बेटी हो या बेटा, आते ही डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा कि अब इनको देना क्या है। शुरू से ही बच्चे को ताकतवर बनाने की कोशिश, उसको खिलौने देंगे, बंदूक देंगे, कार देंगे, रेस करने की। डोल नहीं लाके देंगे। गलती से अगर उसके पास डोल आ गई या वो कुकिंग करने लग रहा है तो वहीं पे अगर गलती से उसके पास डोल आ गई या वो कुकिंग के बर्तन, कभी भी उसको किचन सेट लाके नहीं दिया जाएगा। कभी भी किसी भी लड़के को, बच्चे को किचन सेट तोहफे में नहीं दिया जाता। कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को, लड़के को डोल गिफ्ट नहीं की जाती। लड़कियों को डोल, बारबी, किचन सेट ये सब दिए जाते हैं। उनको सेट दिया कि तुम्हें क्या है, सोच बनाई जाती है उनकी कि तुम्हें कोमल बनना है, सुंदर बनना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने फेस का ध्यान रखना है। वहीं लड़कों को तुम्हें ताकतवर बनना है, तुम्हें पावर लेनी है, तभी तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम काम कर सकते हो। एनर्जेटिक वर्क, मसल्स वर्क किसके काम के? लड़कों के। लड़कियां, हाँ, अगर वो करना चाहती हैं, रेस करना चाहती है कोई लड़की, किसी रेसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो उसकी इच्छा पर, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। वो अगर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, ताकतवर बनना चाहती है, अपनी इच्छा पर, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। लड़के को फोर्स किया जाता है हर चीज के लिए। वही लड़की को इन चीजों के लिए फोर्स नहीं कर। लड़कियों को घर परिवार के लिए, हाँ, कुकिंग करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। ये विभेदन, जेंडर भेद, और ये सोच कहाँ से? साइकोलॉजिकली सेट उनको बचपन से ही बनाया जाता है कि भी तुम्हें ताकतवर बनना है। लड़कों को ताकतवर बनना है, गिर गए, चोट लग गई, तुम रो नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रोंग बनना है, मेंटली स्ट्रोंग बनना है, फिजिकली स्ट्रोंग बनना है। आप अपने संवेग नहीं दर्शा सकते, आप किसी को ये प्रदर्शित नहीं कर सकते कि आपके दिल में कितना प्यार है। पिता की छवि ऐसी ही बनी है, एक शांत गंभीर रूप में। वो बच्चों से अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते। माता अपनी हर दुख दर्द सब अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं, पिता नहीं कर सकते। वो अगर करेंगे तो वो कमजोर दर्शाएंगे। ये विश्लेषण सामाजिक रूप से। फिर बात करें जेंडर एंड नारी समता।
जेंडर एंड जेंडर एंड वुमेन्स इक्वलिटी, सामाजिक रूप से महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी। अगर समाज में देखा जाए तो महिलाओं को एक अर्धांगिनी का रूप दिया गया, देवी का रूप दिया गया, आध्यात्मिकता का रूप दिया गया। उनको बताया गया कि भी अगर रूप देखा जाए जेंडर की, कि भी जेंडर और नारी के अंदर तो, लेकिन इक्वलिटी उसको पुरुष के अनुसार नहीं है। पुरुष नियम बनाने वाला, आगे बढ़ने वाला ताकतवर व्यक्ति है। अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है प्रेम के प्रति वफादार मानी जाती हैं हम, और वहीं पुरुष को देखा जाए तो वो मित्र के रूप में जरूर वफादार होते हैं, लेकिन हर रूप में नहीं। सामाजिक रूप से देखा जाए तो पुरुष अगर गलत काम, कई चीजें होती हैं, भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ किया तो हाँ, आदमी है कर लेता है, गलत रास्ता चुन भी लिया तो कोई नहीं, वापस तो घर ही आएगा। ये एक सोच बनी हुई है। लेकिन महिलाएं अगर कर रहे तो वो एक बहुत ही भयानक अपराध के रूप में आती है। समानता नहीं है, ये दोनों है कुरीतियां, है दोनों तरफ से गलत, सैद्धांतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों तरफ से ही गलत, लेकिन समान नहीं है लेकिन उसके प्रति सोच समान नहीं है। पुरुष को महिला क्या माफ करने की कैटेगरी, ठीक है गलत हो गया कोई बात नहीं, माफ कर दिया जाए, लेकिन महिला के लिए माफी शब्द नहीं है। वो गलत है तो गलत। ये जो नियम है ये समता के, नारी के, कई ऐसे कार्य हैं जहां पे कार्य करने के लिए आज भी स्ट्रगल। सेंध मारने का काम महिलाएं कर चुकी हैं, प्लेन महिलाएं उड़ा रही हैं, प्लेन महिलाएं बना रही हैं, हर युद्ध में बराबर का हिस्सा पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमने गुंजन के देखा, या अब जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की जो एक मुख्य भागीदारी हमने देखी, लेकिन उसी के साथ में फिर भी वहां पे अगर बात हुई एक या दो गिनी चुनी महिलाओं की, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे जब परेड होती है, उस परेड में सिर्फ एक या दो टुकड़ी ऐसी होती है जो महिलाओं की, लेकिन फिर भी हमें आज भी अपने महिलाओं को आज भी अपने अस्तित्व बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बराबरी का दर्जा पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऊंचे ओहदे पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन उस ऊंचे ओहदे को बनाए रखने के लिए उन्हें डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। एक महिला होने के साथ साथ उसको डबल काम करना पड़ता है, अपने डबल एफर्ट्स लगाना पड़ता है उस काम को पूरा करने के लिए, अपनी इक्वलिटी दिखाने के लिए, क्वालिटी देने के लिए। तो ये समता की ही विषय है। वहां पे जब गाड़ी चला रही है, सिंपल सा है, गाड़ी चला रही है, एक्सीडेंट, छोरी चलावे नहीं हो गयो एक्सीडेंट। गाड़ी चलाते समय ये सोच कि भी एक लड़की कार गाड़ी चला रही है इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, कहाँ तक गलत? गलत ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसकी गलती हो, ये नहीं सोचा जाएगा। लड़की के साथ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गलती तो लड़की की, आवे तो है को नहीं, लेके चल पड़े। तो ये आदमियों के ऊपर भी तो सोच साबित होनी चाहिए। नहीं, आदमी चला सकता है, 17-18 साल का लड़का हुआ गाड़ी स्कूटी सब चला सकता है, तेज चला सकता है, लेकिन वहीं पे अगर 17-18 साल की लड़की तेज स्पीड से स्कूटी या मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चलाना गलत है, लेकिन एक लड़का चला रहा है तो इतना नहीं कहा जाएगा कि देखो कितना तेज चला रहा है। लड़का है चलावा गई, छोरा है चलाएंगी, वही लड़की अरे छोरी देख कितनी तेज चलाने लग रही है। ये फर्क समानता का। लड़की बाहर कोई भी काम करने निकल गई, रात को 8 बजे बाहर निकल गई, 8 बज रहे बाहर घूमने लग रही है, तो वहां पे सवाल उसके कैरेक्टर पे। ये सवाल समानता का। बराबर काम करने के बावजूद हर जगह सवाल। अगर कोई इंसिडेंट हो गया, रात को 12 बजे क्यों बाहर निकली? हादसा होना ही था। हम पीछे कई केसेस देख चुके हैं, उन सभी केसेस में कहीं ना कहीं बात किसी ना किसी ने, एक पर्सन ने ही, ये कोई तो ऐसा निकल के आता है जो कहता है छोरी क्यों निकल के ही रात को 12 बजे, रात को निर्भया मर्डर केस जो हुआ उसके लिए रात को 12 बजे क्या करने आई थी बाहर? सवाल
यहीं पे जो सवाल किस पर उठाया गया, महिला पर। गलत करने वाले पर सवाल नहीं उठा महिला पर। गलत चाहे पुरुष ने किया हो, गलत महिला ने किया हो, गलती तो महिला की, ये समान। इस वीडियो में हमने चर्चा की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में किस प्रकार से मुक्ति मिल पाएगी, जेंडर भेद, स्त्री पुरुष एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जेंडर एवं नारी समता। आगे चर्चा करेंगे हम महिलावाद की या नारीवाद की। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।